नमस्कार मित्रों। आज हम जिस रचना के साथ आए हैं यह रचना है नागार्जुन जी की और इसका नाम है अकाल और उसके बाद। नागार्जुन जी का पूरा नाम विद्यानाथ मिश्र है। यह रचना उन्होंने अकाल जब हुआ था भारत में उसकी स्थिति कैसी थी और उसके बाद की स्थिति कैसी थी इसका चित्रण करते हुए लिखा है। तो इस रचना के बारे में जानने के पहले हमारे हर वीडियो की भांति हम रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। तो नागार्जुन जी का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 11 जून 1911 में हुआ था और इनका जन्म इनके ननिहाल में हुआ था, जो मधुबनी का एक गांव है सतलख, वहाँ पे। इनके पिताजी का नाम गोकुल मिश्र तथा माता का नाम श्रीमती उमा देवी था। नागार्जुन जी का नाम विद्यानाथ मिश्र पढ़ने के पीछे कारण यह बताया जाता है कि इनके पिताजी के इनसे पहले जो 4 पुत्र थे उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और इस अकाल मृत्यु के कारण वो वैद्य जी से निवेदन करते हैं और उनकी कृपा से इनका जन्म होता है। इसलिए इनके पिता ने इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा। बाबा नागार्जुन स्वेच्छापूर्वक यात्री नाम से मैथिली में रचना करते थे। इसी यात्री नाम का या उपनाम कह लें प्रयोग इन्होंने 1942-43 में अपनी हिंदी रचनाओं के लिए भी किया। जब ये अपने श्रीलंका प्रवास में जाते हैं और बौद्ध धर्म के आलंबी बनते हैं तब इनका नामकरण नागार्जुन होता है। यात्री नागार्जुन के अलावा संस्कृत में इन्हें चाणक्य और लेखक और मित्रों एवं राजनीतिक नेताओं या कार्यकर्ताओं द्वारा इनका नामकरण नागा बाबा। नागार्जुन जी की शिक्षा आरंभिक जो शिक्षा थी परंपरागत विधि से संस्कृत पाठशाला में हुई। उसके पश्चात काशी में पढ़ते रहे और संस्कृत में आचार्य की परीक्षा पास। लंबे अवधि तक बीमार रहने के कारण 5 नवंबर 1998 में बाबा नागार्जुन का देहांत हो जाता है। एक साधारण कवि अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण करता है। नागार्जुन की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उपन्यास में था रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौधा, बाबा बटेश्वर नाथ, जमनिया का बेटा, दुख मोचन, वरुण के बेटे, उग्रतारा, पारो, गरीबदास आदि। इनकी कहानियों की बात करें तो असमर्थ दाता, तापहारिणी, जेठा, कायापलट, विशाखा, मृगार माता, ममता, विश्वज्वर, हीरक, जयंती, हर्ष चरित्र की, पॉकेट एडिशन, मनोरंजन टैक्स, आसमान में चंदा, तैरे, भूख मर गई थी, सूखे बादलों की परछाई। बाबा नागार्जुन की निबंध खासकर इनकी रचनावली भाग 6 में संकलित हैं। इनमें प्रस्तुत निबंध जो हैं मृत्युजय कवि, तुलसीदास, बुद्ध युग की आर्थिक व्यवस्था, उपन्यास ही क्यों, मशक्कत को दुनिया, कैलाश की ओर, आज की मैथिली कवि, आज का गुजराती कवि, मैथिली और हिंदी, अमृता प्रीतम, नई चेतना, पंजाब के पुरुषार्थी। आज हम जिस रचना पे बात कर रहे हैं वो रचना है अकाल और उसके बाद। भारत में अकाल का इतिहास बहुत व्यापक रहा है। अक्सर भारत में अकाल पड़ता रहा है, लेकिन बाबा नागार्जुन की इस कविता को अगर देखें तो यह भारत में लगभग 1942-43 में पड़े अकाल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। लगभग ये कविता 1952-53 की है और इसके बाद भी एक अकाल पड़ा था लगभग 1957 में। तो इस कविता के पहले जो अकाल पड़ा था वो 1942-43 में है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो इस रचना में हमें 2 चित्र दिखाई देते हैं, जैसे कि इस रचना के शीर्षक में ही है
दो नाम, जैसा पहला अकाल और दूसरा उसके बाद। तो इस रचना में दो चित्र जो दिखाई देते हैं वो है, एक पहले अकाल की रचना, अकाल का जो स्थिति चित्रण है, और दूसरा है अकाल के बाद। तो नागार्जुन क्या कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह जो वर्णन है, कहने के लिए रचना बहुत छोटी है, 8 लाइनों की है, और इन 8 पंक्तियों में ये 4 पंक्ति अकाल के समय की और बाद की 4 पंक्तियां अकाल के बाद की हैं, लेकिन गहराई इतनी ज़्यादा है इन पंक्तियों में। और मैं जब जब इनको पढ़ता हूँ मुझे वो ग्रामीण जीवन के चित्र याद आते हैं, पुरानी स्मृतियाँ याद आती हैं, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण समाज, जहाँ वो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, वो आंगन, वो सब याद आते हैं। खैर, आते हैं इस कविता पे कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये बार बार कई दिनों तक का प्रयोग यह आभास कराता है कि यह भूख या चूल्हा का रोना या चक्की का उदास रहना ये 1-2 दिन की बात नहीं है, यह कई दिनों तक, यानी समय अवधि बहुत अधिक है। और चूल्हा रोया और चक्की उदास रही। चूल्हा का जो स्वभाव है वह है जलना, और चक्की का गतिशीलता, लेकिन ये दोनों इन दोनों में नहीं है। यह दोनों की अनुपस्थिति इन दोनों के दुख को व्यतीत करती है। कहते चूल्हा रोया यानी चूल्हा नहीं जला, और चक्की उदास रही यानी चक्की भी नहीं चली, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यह कानी कुतिया वहाँ सोई है, इसके 2 अर्थ निकल के आते हैं। एक तो अक्सर देखा जाता है ग्रामीण जीवन में कि चूल्हे के पास आके आंगन में कुतिया या कुत्ते का सो जाना। दूसरा, इस विपट या विकट परिस्थिति में यह जो कुतिया है उसकी वफादारी का पहचान है कि वह ऐसी परिस्थिति में भी अपने मालिक को छोड़ के नहीं जाती। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह कई दिनों तक भीत पर छिपकलियों की गश्त लगी रही कि कब कोई कीड़ा मकोड़ा है, क्योंकि अन्न नहीं है, घर में तेल नहीं है, दीपक नहीं जल रहा, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आ रहा, और इससे छिपकलियां भी गश्त लगा के बैठी हैं कि कहीं उनको कुछ मिल जाए। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहे खास करके जमाखोर होते हैं, और उनके हालत का शिकस्त होना यह दर्शाता है कि उनके पास भी अन्न का अभाव है। ये 4 पंक्तियों में कवि ने कहीं भी मानव के दुख दर्द को नहीं दिखाया, लेकिन हर जगह मानव का दुख दर्द छिपा है। और अकाल जब पड़ता है तो केवल मानव ही उससे पीड़ित नहीं होते, अन्य जीव भी पीड़ित होते हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं। चूल्हा का रोना, खाना नहीं बनना इंसान की असमर्थता को दिखाता है, अकाल से होने वाली पीड़ा को दिखाता है। चक्की का उदास रहना भी इसी का प्रतीक है। कानी कुतिया का सोना, उसको भी कहीं ना कहीं भोजन नहीं मिल रहा, छिपकलियों को भोजन नहीं मिल रहा, चूहों की भी हालत खराब है, उनको भी भोजन का अकाल पड़ा है। यानी यह केवल अकाल मानव जीवन को प्रभावित नहीं करता, यह अकाल अन्य जीवों को भी प्रभावित करता है। अगली जो पंक्ति है जो अकाल के बाद की है, उस समय की परिस्थिति को दर्शाती है, जिसमें हम देखते हैं एक नई आशा, एक नई ऊर्जा को। इसके पहले कहीं ना कहीं निराशा थी कविता में, लेकिन ये बाद वाली पंक्ति आशा को दर्शाती है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। घर में दाना आया। यह दाना कहने का तात्पर्य यह है कि अनाज की अल्पता, अनाज संपूर्ण रूप से या जितना जरूरी है जिससे
परिपूर्ण हो, भोजन पूरा हो सके, पेट भर सके, पूरे तरह से अनाज नहीं आया। यहाँ दाने कहने का अर्थ अन्न की अल्पता को दर्शाता है। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, यानी चूल्हा जला है, भोजन होगा, और अभी तक जिनकी आंखें निराशा में डूबी हुई थी, सबकी आंखों में एक नई चमक है, एक नई आशा है, एक नई उम्मीद की किरण है कि उनको भोजन मिलेगा। कौवे ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। कौवे की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो खाने के बाद पंख खुजलाता है। अभी यहाँ पे कौवा पंख खुजला रहा है, यानी उसे भोजन मिलेगा, और इसी को दर्शा रहे हैं कवि कि ये भोजन के आने के बाद उसमें भी एक नई उम्मीद जगी है। तो कविताओं की इन 4 पंक्तियों में 4 पंक्ति अकाल की स्थिति और 4 पंक्ति उसके बाद की स्थिति को दर्शाता है। जहाँ 4 पंक्ति में निराशा है, तो वहीं 4 पंक्ति में आशा भी है। कवि नागार्जुन बहुत सारे सिद्धांतों से प्रभावित थे। बौद्ध दर्शन कह लीजिए, मार्क्स के सिद्धांत को कह लीजिए, और कहीं ना कहीं इनसे आक्रांत भी थे। अकाल की स्थिति को तो वो बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यह अकाल प्रयोजित था, यह काल प्राकृतिक नहीं था। कहीं ना कहीं उनको लगता है यह प्रयोजित था। और नागार्जुन तो जनवादी कवि थे, जन की कविता, जनता की हर एक पहलुओं को उजागर करते हैं, और उसी तरह की कविता में यह एक कविता है जो कि नागार्जुन की रचनाओं में अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाई है। तो आज हमने पढ़ा बाबा नागार्जुन की कविता अकाल, और उसके बाद आपको यह व्याख्या कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें भी प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।